Hello, dear bankers. Hello to everybody. A quick technical confirmation. Everything seems fine at my end. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार होने और JIB CIB प्रेप। आज हम कर रहे हैं मॉड्यूल सी का यूनिट 14। हमने लास्ट सेशन मॉड्यूल सी शुरू किया था। अब हम मॉड्यूल सी को कंटिन्यू करेंगे यूनिट 14 के साथ, जो कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन है। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे को यूनिट 8 9 10 11 12 नो नॉट 8 9 10 11 12 हमें समझ में आया तो ये भी बिल्कुल आसान चैप्टर होने वाला है। ठीक है, बस ध्यान से मुझे सुनते जरूर जाएंगे क्योंकि अब यहाँ से हर एक चैप्टर लेवल अप होने वाला है। ओके, न्यूमेरिकल एग्जाम में आने वाला है 100%। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यूएशन की कहानी समझना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन आप कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटिंग द वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं, किसी भी चीज की वैल्यूएशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ए कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्ट करने के लिए मतलब खरीदना पड़ेगा, पैसे डालने हैं तो फिर इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? वन, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ वैल्यूएशन मेथड्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन यूनिट 13 जब हमने मॉड्यूल सी चालू किया। बट आज हम डीसीए वैल्यूएशन समझेंगे। हम डीसीए वैल्यूएशन क्यों अपनाते हैं? जो फाउंडेशन डीसीएफ है ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन है बाकी टेक्निक्स। हमने काफी सारी टेक्निक्स के बारे में बातचीत करी थी, जैसे रिलेटिव, डायरेक्ट कंपैरिजन, है ना, किया था ना लास्ट सेशन में बातचीत। आज बोल रहे हैं कि डीसीएफ को क्यों अपनाते हैं जब वैल्यूएशन कर रहे होते हैं? कहीं ना कहीं बाकी सारी टेक्निक्स के लिए डीसीएफ फाउंडेशन है। ये थ्योरेटिकल बेस है सारे वैल्यूएशन मेथड का, चाहे रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड ले लो, चाहे ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल ले लो। इसकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, डीसीएफ की अगर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंश्योरिटी मिल जाएगी कि आप एक्यूरेट एप्लीकेशन कर सकते हो बाकी वैल्यूएशन मेथड्स का भी। इसलिए मैंने बोला कि हर चीज अब लेवल अप होने लगेगी। अभी वाला चैप्टर आपको ढंग से मेरे से बातचीत सुननी भी है और चैप्टर एक बार रिवाइज भी करना है बिफोर यू अटेंड यूनिट 15th क्लास। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन एस्टिमेट। क्यों डीसीएफ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ट्रू वैल्यू ऑफ असेट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, अगर मैं खाली पर्टिकुलरली असेट को मद्देनजर रखते हुए ट्रू वर्थ निकालना चाह रही हूँ तो डीसीएफ इज अ गुड वे। ओके, यहाँ पे आप एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर में कितने पैसे आने वाले हैं और आपको पता है जो आज के 12 रुपए हैं वो फ्यूचर के शायद 10 ही रुपए होंगे, या फ्यूचर के अगर 20 रुपए है, फ्यूचर में आपको लग रहा है वो 20 रुपए आने वाले हैं तो आज वो शायद 22 रुपए हैं। यस, आज वो ज्यादा है, कल वो कब होने वाले हैं सेम ही अमाउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट से आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। देन फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन, जो कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू, ये कहीं ना कहीं डीसीएफ ही की आर्मी बात कर रहा है। तो जो वैल्यू आप डिराइव करते हो फ्रॉम द सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंट बैक करके, बेस्ट है फिलोसफिकली, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप रिस्क को एडजस्ट कर रहे हो इन्फ्लेशन की। फ्यूचर में जो प्राइस आपको लग रहा है कि मिलने वाला है या पैसे मिलने वाले हैं वो शायद आज की तारीख में कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बढ़िया है, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद एक्चुअली डिस्काउंटिंग रेट देन इट इज गोइंग टू बी लेसर देन व्हाट इट एक्चुअली अपीयर्स टू बी ऑन द फेस ऑफ इट। तो की कंपोनेंट्स क्या है डीसीएफ के? कैश फ्लोस, है ना। दीज वेरी बाय असेट टाइप, डिविडेंड से कितना पैसा आ रहा है, कूपन या फेस वैल्यू क्या बॉन्ड्स की है, रियल एस्टेट कैश फ्लो टैक्स के बाद कितना आ रहा है। बेसिकली आप फ्यूचर में कितने पैसे कमाने वाले हो, कहीं ना कहीं वहां अनसर्टेनिटी तो होती है, चाहे वो नया बिजनेस हो या पुराना हो। नए बिजनेस में थोड़ी सी वोलेटिलिटी, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। तो डिस्काउंट रेट रिफ्लेक्ट करता है रिस्क लेवल, जितनी ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट है एंड वाइस वर्सा। और ये स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन बनने लायक है
यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये ज्यादा रिस्क है तो कम डिस्काउंटिंग रेट होगा क्या? नहीं, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा डिस्काउंटिंग रेट होगा, कम रिस्क है तो कम डिस्काउंटिंग रेट होगा। यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मार्क कर रही हो। ये नोट में आपके साथ सीएम दिशा दुआ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँ। पर्पस एंड चैलेंजेस ऑफ डीसीएफ। पर्पस क्या है? हम ट्रू वर्थ एस्टिमेट कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स को छोड़कर एग्जैक्टली असेट बेस्ड बातें हो रही है। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा, कहीं ना कहीं वो अनसर्टेन है, स्पेशली अगर नई आया बिजनेस है तो। मार्केट प्राइस ऑफन चेंज हो जाते हैं फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू, बट डीसीएफ आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या चेंज है, क्या डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, एंटिसिपेटिंग इवेंचुअल अलाइनमेंट। अभी तो नहीं हो सकता 100% अलाइनमेंट हो, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलाइनमेंट हो जाए। वेरिएशन एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। बहुत सारे वेरिएशन हैं डीसीएफ मॉडल के, है ना, बट जैसे रिक्वायरमेंट है आप बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे चेंज कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री या किसी असेट टाइप से पर्टिकुलर होते हुए। Investment banks or firms may claim superior models, but all variations are limited to adjustment in few fundamental factors. Investment bankers बोलते हैं कि DCF is not the accurate method. इसके अलावा बहुत सारे मान लिया हमने, but हर एक का अपना अपना वेरिएशन है। कहीं ना कहीं एक रॉबस्ट मेथड है आपका डीसीए वैल्यूएशन, जो एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करने में मदद करता है, चाहे जो भी चैलेंजेस हो। कहीं ना कहीं ये इनवैल्यूएबल है फॉर एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, ऑफरिंग अ रैशनल काउंटर बैलेंस टू मार्केट फ्लक्चुएशन, क्योंकि यहाँ पे हम इररिस्पेक्टिव बाकी सारे फैक्टर्स को हटाकर, है ना, उसको हम मद्देनजर नहीं रख रहे, मद्देनजर रख रहे हैं कितने पैसे आने वाले। ठीक, चलिए ना, जब आप एस्टिमेट कर रहे हो इनपुट्स डीसीएफ के, तो आप देखो कितने पैसे आने वाले हैं, डिस्काउंटिंग रेट क्या है, क्योंकि ज्यादा रिस्क ज्यादा डिस्काउंट, है ना, क्या ग्रोथ, कैश फ्लो का क्या ग्रोथ रेट होने वाला है, और क्या पैटर्न होगा। पैटर्न का मतलब है कि एक समतल तरीके से बढ़ रहा है ना, या थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर बढ़ रहा है। दीज आर पैटर्न, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अर्निंग कैपेसिटी नेक्स्ट 5 इयर्स में एक कंपनी की है, फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 50 लाख, 70 लाख, 90 लाख, 80 लाख, 60 लाख। तो आप मान लेते हैं इसको आप डिस्काउंट कर रहे हैं, लेट्स से रिस्क के हिसाब से जो डिस्काउंटिंग हो रही है, लेट्स से वो 10% के हिसाब से हो रही है, तो आप क्या करोगे, 1/1.10 इक्वल्स टू, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, फिर से इक्वल्स टू, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, फिर से इक्वल्स टू, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, फिर से इक्वल्स टू, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, फिर से इक्वल्स टू, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, टोटल कर दोगे आपको पता चलेगा कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में अमाउंट। ठीक है, 1/1.10 equals to 0.909 equals to 0.826 equals to 0.751 equals to 0.683 equals to 0.621, क्योंकि 6209 था इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया थर्ड वाले। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 50 into 0.909 equals to 45.45 equals to 70 into 0.826 equals to 57.82। जो 70 लाख आज आपको दिख रहा है 2 साल बाद आने का, वो एक्चुअली में 57.82 ही लाख है। ठीक है, 90 into 0.751 equals to 67.59, 80 into 0.683 equals to 54.64, 60 into 0.621 equals to 37.26। तो यहाँ पर आपको लग रहा था ये 120 कितना हुआ, 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 60, ये हमको लग रहा था 350 लाख है। ठीक है, 3.50 करोड़ है, बट एक्चुअली इट इज 45.45 प्लस 57.82 प्लस 67.59 प्लस, सॉरी मेरे से कुछ गलती होगी इसलिए मैं दोबारा मैं लिख रही हूँ,
37.26 इक्वल्स टू 262.76। तो ये 2 करोड़ 62 लाख ही होने वाला है एक्चुअली में। ठीक है, अब ऐसे हम प्रोबेबिलिटी बेस भी पूछ सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आज क्वेश्चन आई थिंक समवेयर इन अक्टूबर 2023 इट वाज आस्क्ड। तो पहले निकालिए कि 50 लाख आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 80%, तो ये 40 लाख हो जाएगा एडजस्ट कर, सॉरी 40,000 हो जाएगा एडजस्ट करके। ओके, 60,000 आने की प्रोबेबिलिटी है 70%, तो हो जाएगा 42,000। 70,000 का 60% इक्वल्स टू 42,000 वंस अगेन। 80,000 का 50% इज 40,000 एंड 90,000 का 40% इज 36,000। अब मान लेते हैं फैक्टर हो रखा है 10% के हिसाब से। ओके, तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने सिंपली कैलकुलेट कर लिया। सो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी मैंने। अगर आप कैलकुलेट करेंगे सेम ही है, 1 डिवाइड बाय 1.10 से आपने ये लिया, मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और आपके ऐसे अमाउंट आ गए। आप टोटल ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 36,000, सॉरी 36,360 प्लस 34,692 प्लस 31542 plus 27,320 plus 22,356 which is equal to 152,270। ये तो सिंपल तरीका है, बट मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताना चाहूंगी, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे ताकि आप इस शॉर्ट ट्रिक को हमेशा यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो तरीका था मैंने आपको बताया था, जैसे 50,000 रुपीज सेम एनुअल कैश फ्लो जो है वो सेम है। ठीक है, और डिस्काउंटिंग लेट्स से 1 डिवाइड बाय 1.10 के हिसाब से है फॉर 5 इयर्स। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ईयर के लिए हुआ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एमआरसी। समथिंग वेंट रॉन्ग। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। Give me a moment guys. 1 divided by 1.10 equals to m plus 1, 2, 3, 4, 5 and MRC। ये बनता है 3.791। ये बनता है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी and you will get the answer. Yes, into 50,000 you get the answer 189,539.338। अगर मैं इंडिविजुअली भी हर साल करती हूँ 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 5 साल के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1.10 से कैलकुलेट करती हूँ, जो कि ऊपर वाला अमाउंट मैं ले रही हूँ क्योंकि ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। भाई कैलकुलेटर ही चेक भी कर लेते हैं। फोर फाइव जीरो प्लस 41300 प्लस 37550 प्लस 34150 प्लस
31050 इक्वल्स टू 189,500। ऑलमोस्ट यही आंसर यहाँ पर है, देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट। ये हमने सिंपल तरीका सीखा था जब सेम अमाउंट है, बट हमारे साथ यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग अमाउंट है एवरी ईयर, दैट्स द डिफरेंस। सो हाउ यू कैलकुलेट 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल्स टू इनटू कितना अमाउंट है फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में अमाउंट है 40,000। यस, 40,000 इक्वल्स टू m प्लस, मेमोरी में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से लेके यहाँ तक कुछ नहीं करना है, बस जो हर साल के अमाउंट दे रखे हैं वो लेते चलो 42,000। बट क्योंकि सेकेंड ईयर है तो 2 बार इक्वल्स टू दबाओगे और m प्लस, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में सेम अमाउंट है, इक्वल्स टू m प्लस, फिर 40,000 इक्वल्स टू m प्लस, 36,000 इक्वल्स टू m प्लस। कैसे? ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, एमआरसी करेंगे, एंड यू विल गेट द सेम आंसर। लेट्स डू इट टुगेदर, एक बार ट्राई करते हैं साथ में, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे कि ऊपर m नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर m आ रहा है तो 2 बार एमआरसी दबा के AC दबा देंगे, ऊपर से m गायब हो जाएगा। अपना कैलकुलेट भाई मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। 1 डिवाइड बाय 1.10 equals to into 40,000 equals to m plus 42,000 equals to m plus 42,000 तीन बार इक्वल टू 1 2 3 m plus 40,000 चार बार इक्वल टू 1 2 3 4 m plus 36,000 1 2 3 4 5 m plus and MRC. So our answer comes to be 152,303.308. क्या ऑलमोस्ट सिमिलर है? इज आंसर ऑलमोस्ट सेम? यस, 152 यहाँ पर 270, यहाँ 303, ठीक है। बट दिस विल बी कंसिडर्ड करेक्ट ओनली क्योंकि यहाँ पॉइंट्स में हम एकदम एंड तक नहीं लेकर गए थे, यहाँ पे एकदम एंड तक कैलकुलेशन हो रहा होगा। दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। अगर यहीं पे अब इसे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी अमाउंट है हमने क्या किया है, जो भी परसेंटेज डिस्काउंटिंग की थी वो लिखी, ओके, इक्वल्स टू दबाया जो कि हम हर बार डिस्काउंटिंग में करते ही हैं, मल्टीप्लाई किया इस अमाउंट के साथ, इक्वल्स टू में करके उसे मेमोरी में डाल दिया। फिर हर बारी 1/1.10 तो सेम रहेगा, बट जितनी बारी जितने साल होता है उतने हम ईयर के इक्वल टू करते हैं ना, सेकेंड ईयर में एक और बार इक्वल टू, थर्ड ईयर में एक और बार इक्वल टू। इस वजह से हम यहाँ पे इक्वल टूज बढ़ा रहे हैं और मेमोरी में ऐड करते हुए। कैलकुलेटर की ट्रिक है ये। आप चाहें कि मेरे को नहीं मैम ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही, कोई टेंशन मत लीजिए, वैसे मैं कोशिश करूंगी इतनी बार मैं आपके साथ क्लास में प्रैक्टिस कर लूँ कि आपको याद हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है नहीं मैम मैं गड़बड़ नहीं करना चाहता तो सिंपल आप ये वाला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथड के तो हमारे पास कैलकुलेशन मार्क्स है नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग तो है नहीं, मार्क होते हैं MCQ के राइट आंसर तक पहुंचना है, ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन मेकिंग वैल्यूएशन मार्केट बेस्ड अप्रोचेस शुड नॉट बी यूज्ड। कब कब मार्केट बेस्ड अप्रोच आप इस्तेमाल नहीं करोगे? व्हेन द साइज ऑफ कंपनी इज इनसफिशिएंट, व्हेन द कंपनीज एसेट आर लोअर देन इट्स लायबिलिटीज, इन द इवेंट वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आप कब यूज नहीं करोगे? जब पता ही नहीं चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है और बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और when it is calculating to provide an accurate estimation, I think the best suitable answer here would be C. ठीक है, ये मैकमिलन का क्वेश्चन है। Okay, moving forward to question number 2. The discounted cash flow method of valuation is based on a discount for future that is anticipated. हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगे, उसे हम डिस्काउंट कर रहे हैं। Yes, actually that should be the right answer. The company's valuation for anticipated cash flow along with discount rates. Yeah, I think that will be better of an answer. Yes, हमें ये पढ़ के लग रहा था, क्लास कर ली, हमें ये पढ़ के लग रहा था कि यही आंसर होगा, बट इट इज गोइंग टू बी सी बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट रेट भी तो आप लेते हो। समझ में आया जी? ना अंडर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अच्छा हाई कर दीजिए। ओके, हाय बेबी, हाय, लेट मी जस्ट फिनिश एंड आई विल कम, ओके।
Under the discounted cash flow valuation, which of the following is typically employed as discounting factor? किसको आप discounting factor जैसे लेते हो? Cost of equity, cost of debt, annuity factor या overall cost of capital हम लेते हैं क्यों? क्यों नहीं दे रखा हो तो फिर हम KE का इस्तेमाल करते हैं. The answer here is D. डिस्काउंटिंग रेट अगर नहीं स्पेसिफिकली दिया होगा ओवरऑल कैपिटल की सारे पैसे लाने का कितना खर्चा होने वाला है. प्रेजेंट वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? वैल्यू न्यूज, वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, वैल्यू कंप्यूटेड यूजिंग IRR और द प्रेजेंट वैल्यू जो बायर इज विलिंग टू पार्ट. एक्चुअली फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू आप प्रेजेंट वैल्यू से निकालते हो. The rate at which one can anticipate gaining this competitive advantage is dependent on number of factors. कि आप दूसरों से ऊपर कैसे हो सकते हो, ठीक है, कैसे हो सकते हो कॉम्पिटिटिव एज, कि आप में क्या बेटर है बाकी आपके कॉम्पिटिटर से, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, एंट्री बैरियर नए लोग तो नहीं आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हम बोल सकते हैं जो अंदाजा लगाने में मदद करेंगे कि आप कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं अपनी बिजनेसेस के साथ. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है. डिविडेंड डिस्काउंटिंग का सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू आर सॉर्टेड ऑलरेडी. ओके, यू आर सॉर्टेड ऑलरेडी. डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल एक क्वांटिटेटिव मेथड है. यहाँ से भी इंडिविजुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आप कंपनी की इक्विटी शेयर प्राइस को वैल्यू कर रहे हो कुछ assumption लेके that the fair price of share equals the present value of company's future dividend. Dividend discount models are among the oldest. आपसे यही एक कीवर्ड दे देगी कि one of the oldest DCF method है ये. कौन सा? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. कर तो आप डिस्काउंटिंग ही रहे हैं यहाँ पर. Okay, despite the fact that numerous analysts have moved away from dividend discount model on the ground that these models produce estimate of value, that are too cautious, far too cautious. बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. कुछ की कंसेप्ट्स हैं जो आप डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल से ही पढ़ते हो. क्योंकि आज इतना यूज नहीं होता बट क्योंकि कुछ बातें इसी पे बेस्ड है इसलिए हम इसको पढ़ते हैं. ओके, तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल. P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन 1 माइनस G. कहने का मतलब है जो आपका करंट प्राइस है शेयर का उसे आप इक्वल्स टू कर रहे हो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है डिवाइडेड बाय किस रेट से रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर इन्वेस्टर कर रहा है माइनस क्या ग्रोथ रेट है. क्योंकि ग्रोथ होती है प्राइसेस में भी या डिविडेंड्स में भी. ठीक है, तो आइए देखेंगे कैसे निकालेंगे. एक कंपनी है XYZ, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसका डिविडेंड होने वाला है 3 रुपीज पर शेयर. डिविडेंड पेमेंट एक्सपेक्ट G दे रखा है 5% के हिसाब से. इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए 12% के हिसाब से. आपको प्राइस निकालना है. प्राइस का हमने फॉर्मूला देखा D1 अपॉन R माइनस G. यस, तो D1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5. ये 15% पे हम, तो 3 डिवाइडेड बाय 7 एंड दैट्स योर आंसर. परसेंट है ना, क्योंकि इसलिए मैंने परसेंट लिखा है, ऊपर परसेंटेज नहीं था. तो 3 डिवाइडेड बाय 7% इक्वल्स टू 42.86. दैट्स योर आंसर. यस, दिस इज हाउ योर आंसर कम्स टू बी. अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे एक ग्रोथ में एक बार लिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है जीरो ग्रोथ नहीं हो रही है तो D1 अपॉन R माइनस 0 हो जाएगा. अगर यहाँ पर जीरो ग्रोथ हो रही है तो जस्ट केस पिछला साल जो था वही उसी रेट पे चल रहा है लेट्स से. ओके, दैट इसलिए वहां पर D1 अपॉन R माइनस 0 वो R ही बोल सकता है, D1 अपॉन R हो जाएगा वहां पर. ठीक है, जैसे एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. डिविडेंड है 3 पर शेयर और डिविडेंड जो है वो सेम रहता है, मतलब देयर इज नो ग्रोथ हैपनिंग और इन्वेस्टर 12% का रेट एक्सपेक्ट कर रहा है. तो 3 डिवाइडेड बाय 12% माइनस 0% इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 12% एंड योर आंसर कम्स टू बी 3 डिवाइडेड बाय 12% इक्वल्स टू 25. दैट्स योर आंसर. ठीक है,
And that's it about this chapter. We'll study more concepts over a period of time. 15, 16, 17, 18 अब ये chapters बाकी हैं हमारे मॉड्यूल सी में. बट आज मैंने कुछ कंसेप्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है जो बहुत आपको टाइम सेव करेंगे. तो प्रैक्टिस जरूर करना. आपके लिए एक होमवर्क है मेरी तरफ से. ठीक है. एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको कि 5 साल के लिए डिस्काउंटिंग, या चलो मैं एक क्वेश्चन आपके साथ करके दिखाती हूँ फिर एक होमवर्क दूंगी. ये ईयर्स दे रखा है. जो कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपसे, आप वो कर रहे हो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 एंड 70,000. ठीक है. डिस्काउंटिंग दे रखी है आपको. डिस्काउंटिंग आपको कर रखी है 8% के हिसाब से. ओके. आपको अगर कैलकुलेटर ट्रिक से इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? व्हाट इज द ट्रिक दैट यू आर गोइंग टू यूज? 1 divided by 1.08 equals to into 10,000 equals to m plus. ठीक है. यहाँ तक कुछ भी नहीं करना. यहाँ से यहाँ तक आप कुछ नहीं करेंगे. अब यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है वो लिखते जाएंगे. 20,000 सेकेंड ईयर में 2 बार इक्वल्स टू m प्लस. 30,000 इक्वल्स टू m प्लस. थर्ड ईयर से 3 बार इक्वल टू. 50,000 4 बार इक्वल टू एंड m प्लस. एंड 70,000 5 बार इक्वल टू and m plus and simply MRC and whatever comes to be, that's your answer. और अगर ये NPV निकालना होता तो जो आपका इनिशियल कैश फ्लो गया होगा वो माइनस कर देंगे. अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो प्रॉफिटेबल है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. और जब आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर यही आएगा. तो ऐसे करते हैं. आंसर ये वाला आंसर मैं शॉर्ट ट्रिक वाला आंसर मैं बताती हूँ आपको. कैलकुलेट करके वेरीफाई करने का होमवर्क रहा आपका. अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरीफाइड. है ना, वेरीफाइड. तो लेट मी बस एक बात ध्यान रखेंगे. ऐसे यहाँ पे ऊपर m प्लस आ रहा है, ये हमें हटाना है. MRC 2 बार दबा के AC दबा देंगे. MRC दबा के एक बार AC दबा देंगे. देखिए ऊपर से m का बटन गायब हो गया. ऊपर m नहीं आ रहा है. ठीक है. क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल्स टू इंटू 10,000 इक्वल्स टू m प्लस. 20,000 1 2 m प्लस. 30,000 1 2 3 m प्लस. 50,000 1 2 3 4 m प्लस. 70,000 1 2 3 4 5 m प्लस. and MRC. Your answer comes to be 134613.319. That's your answer. ठीक है. अगर आप लोग का आंसर भी यही आता है, ऐसे मल्टीप्लाई करके 1 डिवाइड बाय 1.08 इंडिविजुअली करके मल्टीप्लाई करके, देन यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट हैव. आपको क्या लिखना है? राइट. क्या लिखना है अपने कमेंट बॉक्स में? यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स वेरीफाइड आंसर. ठीक है. वेरीफाइड आंसर. दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके. ये अभी बिल्कुल अभी अभी करेंगे. क्लास कैंसिल नहीं करेंगे बिफोर यू डू दिस. ठीक. चलिए. With this I'll take your leave, dear bankers. Join the Telegram group. Join CM with Disha Dua Telegram group also. And in case you get questions, get back to me on CM with Disha Dua Telegram group. Plus I'm also available on disha.dua29 Insta handle. Okay. Thank you so much. Have a great evening and a beautiful day ahead tomorrow. This is your friend and your teacher, CM with Disha Dua, signing off for the day. Bye.